नमस्कार दोस्तों, वीडियो एडिटिंग कोर्स बाय राजू जियानी इसमें आपका स्वागत है। पहले लास्ट मंडे जो हमने एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि भाई वीडियो एडिटिंग जो कि एक बहुत ही आसान चीज़ है, जिसे हमने एक हवा बना के रखा है, उसे हम कितने आसान स्टेप में कर सकते हैं, जिसे छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़े लोग भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी काम कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी बंदा वीडियो एडिटिंग अगर करना चाहे तो बिल्कुल आसान स्टेप में कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि वो आसान स्टेप कैसे होंगे। आज हम मार्केट का जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर प्रो, आज की डेट में वेडिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो, फीचर फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, ब्रॉडकास्टिंग का काम हो, बहुत सारे काम एडोब प्रीमियर प्रो में होते हैं। अब ये एडोब प्रीमियर प्रो का वर्किंग स्टाइल क्या है वो हम देखेंगे। इसके बाद कुछ कमेंट्स मुझे आई थी कि भाई वेडिंग वाले जो है, वेडिंग फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मतलब मुझे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि सर हमें प्री वेडिंग एडिटिंग कैसे होता है वो सीखना है। तो आज के ट्यूटर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाउ टू स्टार्ट द वर्क। हम प्रीमियर का 2019 वर्जन यूज करेंगे, जिसमें हम टोटल 5 चीजें आज सीखेंगे। हाउ टू स्टार्ट द वर्क, प्रीमियर की वर्क स्पेस, डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है और उसकी सीक्वेंस बनाई जाती है, और हम करीब 1-1.5 मिनट का एक सॉन्ग भी बना के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्री वेडिंग सॉन्ग का जो हवा हमारे दिमाग में है वो भी हम अपने मगज में से निकाल देंगे, ताकि हम बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्रेश माइंड से इजीली काम कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडोब प्रीमियर प्रो। यहाँ बैकग्राउंड में मैंने प्रीमियर ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही हम प्रीमियर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये एक न्यू प्रोजेक्ट विंडो आता है। तो न्यू प्रोजेक्ट विंडो मतलब क्या कि हमें काम स्टार्ट कैसे करना है। तो जिस भी पार्टी का हम काम करना चाहते हैं उस पार्टी के नाम का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे ऊपर नाम दिया हुआ है, उसके बाद लोकेशन दी हुई है कि कौन से लोकेशन में हमें प्रोजेक्ट सेव करना है। इसके बाद यहाँ पे जनरल, स्क्रैच डिस्क और इंजेस सेटिंग दिए हुए हैं। जनरल में हमारे पास है सॉफ्टवेयर के रेंडरिंग सेटिंग। जैसे कि हम प्रीमियर में काम करते हैं तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर और एमेच्योर सॉफ्टवेयर में फर्क क्या होता है। तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम अपने हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना ग्राफिक कार्ड मतलब कि जो जीपीयू जो बोला जाता है, आज की डेट में मार्केट में जो भी सिस्टम मिल रहे हैं तो उसमें कोई भी आप वेंडर के पास जाएंगे तो वो पूछेगा कि सर आपको जीपीयू कितना चाहिए। हम गेम के लिए पीसी बनाते हैं, वीडियो गेम के लिए, तो उसमें भी हमें पर्टिकुलर टाइप के जीपीयू मतलब कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, तो उसका हमें प्रॉपरली मार्केटिंग करने वाले को समझाना पड़ता है कि भाई मुझे ये गेम खेलना है, तो वो हमें बताएगा कि आपके लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड सही है। प्रीमियर एनवीडिया और एटीआई दोनों ही ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करता है। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रीमियर खुद ही अपने हिसाब से डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है। अगर हमारा ग्राफिक कार्ड एनवीडिया होगा तो कूडा सपोर्ट में चला जाएगा, अगर हमारा कार्ड एटीआई होगा तो वो ओपन सीएल में चला जाएगा, और अगर हम ऑनबोर्ड में काम कर रहे हैं तो भी आप ओपन सीएल में काम कर सकते हैं। और अगर आपको एक भी ग्राफिक कार्ड यूज नहीं करना है तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर ओनली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कोडेक डाल के उस कोडेक को भी आप रेंडरिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले फॉर्मेट, ऑडियो और कैप्चर। इन्हें हम बाद में देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन है। इसे आप कुछ भी यहाँ पे छेड़खानी करेंगे तो उसका वहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, काम में इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका प्रीव्यू, उसका डिस्प्ले दिखाने में, उसके टाइम कोड वगैरह की जगह वो हमें फ्रेम्स में दिखाएगा। अगर हम फीचर फिल्म का काम कर रहे हैं, वो भी पहले क्या होता था कि भाई फीचर फिल्म्स जो है उनको स्कैन करके उनके ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फुटेज रखते हैं। दूसरा है स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क मतलब आपका प्रोजेक्ट आपके कंप्यूटर की कौन सी ड्राइव में सेव होगा, उसके प्रीव्यू फाइल्स कहाँ पे बनेंगे, उसके इंपोर्ट होने वाले फाइल्स कहाँ पे सेव होंगे, उसकी जो ऑटो सेव फाइल्स कहाँ पे सेव होंगी। तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो उसी फाइल में, उसी पाथ में सब चला जाता है। तीसरा इंजेस्ट सेटिंग है। अगर आप 4K में काम करते हैं या थर्ड पार्टी इंजेस्टिंग टूल आप यूज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एडोब मीडिया एनकोडर इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए वो एक्टिव नहीं हो रहा है।
यहां पे मैंने सैंपल के तौर पे एपिसोड 1 करके हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एपिसोड 1 नाम का प्रोजेक्ट आ गया है। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट हमारा खुला हुआ है। 2018 से प्रीमियर ने ये मॉडिफिकेशन किया है कि आप एक ही टाइम पे एक साथ 2 प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। पहले पुराने वर्जन में क्या होता था कि एक प्रोजेक्ट जैसे ही आप नया खोलते हैं तो एक प्रोजेक्ट आपका बंद हो जाता है। बट नए वर्जन में क्या किया है कि आप अपना प्रोजेक्ट एक खुला हुआ हो तो भी उसके साथ दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, ताकि आप एक प्रोजेक्ट का डाटा दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी डाल सकें। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अगर हम चाहें तो हम बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट खुला है। ये प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दिख रहा है। अब ये जो हमारे सामने यूआई आ रहा है, जिसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं, तो इस यूजर इंटरफेस को हम वर्कस्पेस भी कह सकते हैं। वर्कस्पेस हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। जैसे फोटोशॉप है तो उसकी भी वर्कस्पेस होती है, कोरल है तो उसकी वर्कस्पेस होती है, ईडीएस है तो उसकी वर्कस्पेस होती है। वैसे वर्कस्पेस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी स्पेस के अंदर हम काम करते हैं। तो वर्कस्पेस के अंदर बहुत सारी विंडोज दी हुई है। अब प्रोफेशनल और एमेच्योर सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो एमेच्योर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो वर्कस्पेस बनी बनाई आती है हमें उसमें ही काम करना होता है। हम किसी भी विंडो को अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम उसके टूल बॉक्स को लेफ्ट से लेकर राइट में नहीं रख सकते। हम उसकी टाइमलाइन नीचे से उठा के ऊपर नहीं रख सकते। हम उसकी प्रीव्यू विंडो जो है वो लेफ्ट साइड में है तो उसे उठा के राइट साइड में नहीं रख सकते। तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो आपको ये सारी लिबर्टीज देता है। वो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी वर्कस्पेस सेट करने देता है। अब जनरल देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट रेडी होते हैं वर्कस्पेस के। देखिए जैसे ऑल पैनल, आपको सारे पैनल ओपन रखने हैं, असेंबली है, ये सारे वर्कस्पेस उसके रेडीमेड प्रीसेट बने हुए हैं। इसमें आप अपनी इच्छा से जो भी वर्कस्पेस बनाना चाहते हैं तो उस वर्कस्पेस को कस्टमाइज करके आप अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं। यहां पे हम काम कर रहे हैं डिफॉल्ट एडिटिंग की, जो CS 5.5 की जो पुरानी वर्कस्पेस है, क्योंकि हमें वो वर्कस्पेस दिमाग में सेट हो गई है तो हम वो रखते हैं। तो वो वर्कस्पेस हमारे सामने आ गई है, जिसमें राइट साइड की विंडो है प्रोग्राम मॉनिटर, लेफ्ट साइड में हमारे पास सोर्स, इफेक्ट कंट्रोल, ऑडियो ट्रैक और मेटा डाटा। इसके बाद नीचे है प्रोजेक्ट विंडो, मीडिया ब्राउजर, इफेक्ट विंडो और मार्कर विंडो। यहां पे हमारे पास टूल बॉक्स है और ये है हमारी टाइमलाइन। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हम इसको समझते जाएंगे। जैसे टाइमलाइन है तो पूरा टाइमलाइन के ऊपर ही हमें काम करना है। मतलब कि जो हम सीक्वेंस बनाते हैं वो सीक्वेंस हमारी लोड होगी टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन पे हम जो भी काम करेंगे वो हमें प्रीव्यू दिखाई देगा प्रोग्राम मॉनिटर में। और प्रोजेक्ट विंडो में जो भी वीडियो हम इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट किए हुए वीडियो को अगर हम डायरेक्टली डबल क्लिक करते हैं तो वो सोर्स मॉनिटर में प्ले होगा, मतलब कि यहाँ पे प्ले होगा। फिर यहाँ पे जितने भी इफेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें से कोई भी इफेक्ट अगर हम टाइमलाइन के ऊपर प्लेस करते हैं तो उसका कंट्रोलिंग कहां से होगा? इफेक्ट कंट्रोल विंडो से। मतलब कि हमारी रिक्वायर्ड विंडोज कितनी है? टाइमलाइन, प्रोग्राम मॉनिटर, सोर्स मॉनिटर, प्रोजेक्ट विंडो, इफेक्ट विंडो, इफेक्ट कंट्रोल विंडो, ये सारी हमारी डिफॉल्ट रिक्वायर्ड विंडोज है। इसके अलावा भी बहुत सारी विंडो है लेकिन रूटीन हमें उसकी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद सबसे जरूरी है टूल बॉक्स, जो हम यहां से डायरेक्टली, लेकिन टूल बॉक्स के अगर हम शॉर्टकट्स याद कर लें तो हम टूल बॉक्स की विंडो अगर बंद कर दें तो भी हमारा काम हो जाता है। अब आगे चल के हम क्या सीखेंगे? हम सीधा सब्जेक्ट वाइज काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लिटरेचर वाइज में एक एक टूल आपको समझाता जाऊं, क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है और काम करते टाइम हमें वो याद नहीं रहता। लेकिन अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट उठाएं और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करें तो क्या होगा कि हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहां पे हमने एक प्री वेडिंग सॉन्ग बना के रखा हुआ है, वो मैं पहले आपको दिखाता हूं। फिर वही प्री वेडिंग सॉन्ग हम प्रीमियर में एडिट करके देखेंगे कि वो कैसे एडिट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक प्री वेडिंग जो हमने प्रीमियर में ही एडिट किया हुआ है। तो उसका मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा देता हूं।
बदलना मैं ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे ख्यालों बीते रातें, तू चले सुन चले सभी को, तू सामने हो और करूं मैं बातें, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल, चन्ना चकोरे आदि छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, गल्ला बतेरे आदि मैं तेरा बन जाऊंगा। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, जब से तुम न गए रास्ते खल गए, खुद से मिलके हम सवारे ले जाए जाने का, हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ, हवाएं। तो आपने देखा कि हमने एक प्री वेडिंग ऑलरेडी यहाँ पे एडिट करके रखा है। अब जब भी कोई पार्टी हमारे पास आती है कि सर मुझे प्री वेडिंग शूट करवाना है, तो उस समय पे हम सोचते हैं कि भाई हम किससे शूट करवाएंगे, हम उसका स्टोरी क्या सिलेक्ट करेंगे, कौन सा गाना करेंगे। अब जनरली क्या होता है कि टेक्नोलॉजी तो हमें मार्केट से रेडीमेड अवेलेबल हो जाती है, मतलब कि वो चार्जेस पे अवेलेबल है। रही बात आर्ट की, मतलब कि कैसा पिक्चराइजेशन करना है, प्री वेडिंग एडिटिंग में कोई इतनी धाड़ नहीं मारनी, बट उसके लिए हमारे पास उसके फुटेज प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि जितना शूटिंग प्रॉपर होगा तो आप एडिटिंग में काम कर पाएंगे। हाँ, शूटिंग के दरमियान थोड़ी बहुत खामियां रह जाए तो उसको आप एडिट करके निकाल सकते हो, लेकिन एक लेवल से ज्यादा क्रिएटिविटी अगर आप चाहते हो तो आपको ख्याल रखना है शूटिंग के दौरान। अब प्री वेडिंग जनरली क्या होता है, अब ज्यादातर पार्टीज हमारे पास जो आती है वो कोई ना कोई सॉन्ग लेके आती है, सर मुझे ऐसा गाना बनाना है, सर मुझे ऐसा गाना बनाना है। तो 100 में से 95 पार्टीज ऐसी होती हैं जो कोई ना कोई रेफरेंस लेके आती है, इसलिए हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है कि भाई उसको इस टाइप का गाना बना के देना है। हमने देखा है कि गांव कस्बों में आज भी लोग जाते हैं तो ऐश्वर्या राय की फोटो लेके जाते हैं, सर मुझे ऐसी फोटो खींचनी है। तो बहुत सारे हमारे आसपास के यहाँ पे छोटे गांव के स्टूडियो है जिन्होंने एक एक स्टाइल के फोटो में लाखों रुपए कमा लिए, एक ही फोटो का स्टाइल बना के रखा, उस पर मुंह फिट किया, बात खत्म, फोटो दे दिया और पैसे ले लिए। तो प्री वेडिंग में भी क्या है कि 95% लोग खुद ही रेफरेंस लेके आते हैं, सर मुझे इस टाइप का गाना बनाना है। बहुत पार्टीज, बहुत कपल तो ऐसे होते हैं, मुझे इसी गाने पे ही बनाना है, भाई इस गाने पे मुझे तैयार करके दो। तो उससे क्या हो गया कि आपको रेफरेंस मिल गया कि भाई मुझे इस गाने पे काम करना है। अब उस गाने में फिल्म में जिस टाइप का शूट किया है तो उसके करीब करीब आप अपने एंगल सेट कर सकते हैं। दूसरा, प्री वेडिंग में एक और ख्याल रखना है कि हम जो भी लोकेशन सिलेक्ट करते हैं तो हमें शूटिंग के दौरान उस लोकेशन को प्रॉपरली एस्टैब्लिश करना है। फिर वो हम उसे ड्रोन के थ्रू एस्टैब्लिश करें, वाइड एंगल शूट के थ्रू एस्टैब्लिश करें, ग्लाइड कैम के थ्रू एस्टैब्लिश करें, स्लाइडर के थ्रू एस्टैब्लिश करें, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन। इन सारी चीजों के बाद एक और ख्याल रखना है कि हम जिनके ऊपर प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं वो कोई मंजे हुए कलाकार नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ही, अपनी आर्ट से ही उसे अच्छा दिखाना है। तो काफी बार क्या होता है कि जैसे हम पार्टीज को बोल देते हैं, जो कपल जो है वो अपने हिसाब से दौड़ के आ रहा है, चल के आ रहा है, खड़े है, तो उस टाइम पे अगर कैमरा मूवमेंट होगी तो आपके सीन में जान आएगी। कैमरा मूवमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपके सीन में जान नहीं आएगी। तो जो कुछ भी आपको अच्छा देना है दैट इज ऑन फील्ड, आपको फील्ड में ही अच्छा काम करके देना है। आपके एंगल्स अच्छे होने चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड है, तो आपके जो ऑब्जेक्ट मतलब कि जो आपके हीरो हीरोइन है, आपके जो कपल्स जो है, उसके साथ साथ बैकग्राउंड प्रॉपरली एस्टेब्लिश होना चाहिए। और बैकग्राउंड जितना अच्छा एस्टेब्लिश होगा उतना ही आपका प्री वेडिंग अच्छा दिखाई देगा। फिर आप झरनों के पास चले जाएं, नदी तालाब के पास चले जाएं। काफी बार मैंने देखा है बहुत वीडियोग्राफर क्या करते हैं, शूट करने जाते हैं लेकिन वहां पे क्लोजअप शूट करके आते हैं जहां पे बैकग्राउंड कहीं पे भी एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो जो सीन का जो चार्म है वो चार्म मर जाता है।
तो हमें ख्याल ये रखना है कि बैकग्राउंड प्रॉपर एस्टैब्लिश हो, लोकेशन एस्टैब्लिश हो, और जो कैमरा मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली उसमें दिखाई जाए। अब कोई पार्टी समझो आपको कोई रेफरेंस नहीं देती है कि भैया मुझे आप अपने हिसाब से बना के दो। अगर हमारे पास क्रिएटिविटी है, अगर हम खुद क्रिएटिव माइंड के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम क्रिएटिव माइंड नहीं है, वी आर ओनली द टेक्निकल गाय, हमारे पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, आर्ट का कोई नॉलेज नहीं है, तो उस समय पे हम क्या करेंगे? दुनिया का जो भी नॉलेज है आज की डेट में हमें कहां पे मिल रहा है? गूगल। तो गूगल में हम जाएंगे, यूट्यूब करेंगे। सिंपली हम यूट्यूब में जाके, यहां यूट्यूब पे जाके हम लिखते हैं प्री वेडिंग सॉन्ग, तो हमें मार्केट के बने हुए बहुत सारे प्री वेडिंग सॉन्ग एक साथ दिखाई देंगे। तो जिससे क्या होगा कि हम उन्हें ओपन करके रेफरेंस ले सकते हैं। हम कोई भी गाना यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें बना बनाया म्यूजिक मिल जाएगा, बना बनाया आर्ट मिल जाएगा, एक रेडीमेड कंसेप्ट मिल जाएगा। तो हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये नीतीश ठाकुर फिल्म्स का एक अच्छा गाना बना हुआ है, ये देखिए इन्होंने लोकेशन प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया है, तो जिससे फिल्म का चार्म बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे जो कपल्स जो है दे आर नॉट प्रोफेशनल आर्टिस्ट, तो हम उसके एक्सप्रेशंस को प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें उस टाइप के एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि लोकेशन और कैमरा मूवमेंट के थ्रू ही काम करना होगा। तो ये करने के बाद इस तरह से हम कोई भी एक गाना ले लेते हैं। अब तो एडिटिंग करने के बेसिकली दो मेथड हैं। एक, हम ऑडियो बेस्ड टाइमलाइन तैयार करें, और दूसरा है हम वीडियो बेस्ड टाइमलाइन तैयार करें। ऑडियो बेस्ड टाइमलाइन मतलब कि जिसका आपके पास ऑडियो रेडी हो, उस हिसाब से आपको अपने वीडियो फुटेजेस उसके बीट के हिसाब से सेट करने। और वीडियो बेस्ड टाइमलाइन मतलब कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो आपने वीडियो शूट कर ली, उसमें आपकी वीडियो सीक्वेंस का महत्व ज्यादा है। जैसे हमने स्टार्ट से एंड तक लिया, जब हम वेडिंग कर रहे हैं, कोई भी किसी चीज का उद्घाटन सेरेमनी है, बर्थडे पार्टी है, तो ये सारी चीजों में क्या होता है कि आप सीक्वेंस को मेंटेन करना होता है। तो उसका शूट करके आप टाइमलाइन पे डाल देंगे, और टाइमलाइन पे डालने के बाद उसकी जरूरत के हिसाब से उसमें यहाँ ऑडियो डालेंगे, वो ऑडियो वॉइस ओवर कर लेंगे, या आप कोई भी गाने उसमें डब कर सकते हैं। इट कॉल्स डॉक्यूमेंट्री बेस्ड एडिटिंग। और जो ऑडियो बेस्ड एडिटिंग होता है, तो उसमें प्री वेडिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको एक अच्छा सा गाना सिलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल गाने पे काम कर रहे हैं तो वो गाना सिलेक्ट करना है। अगर आप मैशअप पे बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छा मैशअप सिलेक्ट करना है। अगर आप दो चार गाने मिक्स करके उनके ऊपर काम करना चाहते हैं तो दो चार गाने टाइमलाइन पे लेके उनको काट कूट के उसको सेट करना है। तो यहाँ पे हमने ये जो एडिट किया हुआ है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कैसे काम किया हुआ है। ऑलरेडी एक सीक्वेंस हमने बना के रखा है जिसका नाम है 001। मैं आपको सिखाने के लिए इसके बिल्कुल बाजू में एक नया सीक्वेंस बना लेता हूं। फाइल में गया, न्यू सीक्वेंस, ये यहां से मैं प्रीसेट सिलेक्ट कर लेता हूं। सीक्वेंस का मैं नाम दे देता हूं 002। ये बिल्कुल बाजू में दूसरा सीक्वेंस बन गया है। अब मुझे प्री वेडिंग पे काम करना है, तो मतलब कि मुझे प्रॉपरली पहले ऑडियो डंप करना पड़ेगा टाइमलाइन के ऊपर। तो मैं यहां से ऑडियो फाइल ऑलरेडी मेरे पास एक पड़ी हुई है, मैं इसको प्ले करता हूं। ये वीडियो है ऑलरेडी, मुझे इसका ऑडियो ही लेना है, तो ये मैंने यहाँ पे ले ली। इसका मुझे ऑडियो लेना है, तो इन्हें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्रैग वीडियो ओनली और ड्रैग ऑडियो ओनली। मुझे इसका ऑडियो चाहिए, मैंने ऑडियो यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले लिया। टाइमलाइन को मुझे विड्थ उसकी बढ़ानी है, तो मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ, नहीं तो अल्टर दबा के कीबोर्ड से मैं जैसे प्लस करता जाऊंगा, ये देखिए मेरी ऑडियो की विड्थ बढ़ रही है। अब यहां से मैंने उसको प्ले किया,
अब स्टार्टिंग में समझो मुझे टाइटल वगैरह ही डालना है या कुछ भी नहीं डालना है तो मैं इसको कट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जगह हम अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे हम अपना टाइटल बाद में डाल देंगे। अब ये जो इतने टुकड़े, मतलब यहाँ से ये जैसे म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, टाइमलाइन को जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देते हैं। ये मार्कर हमारा सीक्वेंस पे यहाँ पे लगा है, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम टाइमलाइन पे मार्कर लगाए, तो हम प्रोग्राम विंडो के थ्रू भी लगा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे मार्कर लगाया। अब मुझे यहाँ तक की म्यूजिक पर ही डालना है वीडियो। अब यहाँ तक मेरा म्यूजिक जा रहा है। यहाँ पे मैं दूसरा मार्कर लगा लेता हूँ। तो हमें एक वीडियो यहाँ से यहाँ तक लगाना है, तो हम यहाँ से अपने फुटेजेस चेक कर लेते हैं। उसमें से हमें कौन सा फुटेज यहाँ पे यूज करना है वो हम देखते हैं। समझो हम यहाँ से यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मार्क इन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से राइट क्लिक करके क्लियर इन आउट कर लेते हैं। ये हमने स्पेस बार से प्ले किया। अब हम इसको मार्क इन करते हैं। इतना फुटेज हमें यूज करना है, तो ये मैंने कर दिया ओ। इसका हमें ऑडियो वीडियो दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो चाहिए, तो हम यहाँ से करेंगे ड्रैग वीडियो ओनली। अब ये मुझे यहाँ से लगाना है, ये मैंने मार्कर यहाँ पे रख दिया। अब इसको हमें चलाना है स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन करने के लिए प्रीमियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो हम क्लिक के ऊपर कोई भी क्लिप जो है उस पर राइट क्लिक करके स्पीड और ड्यूरेशन की मदद से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें परसेंटेज देने पड़ेंगे। अब हमें क्लिप चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो वो हम तय नहीं कर पाएंगे कि कितने परसेंटेज देंगे तो ये क्लिप इतनी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, इफेक्ट कंट्रोल में आप चले जाते हैं। यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये उसकी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कह सकते हैं। तो ये 100% है। हम जैसे जैसे इसको नीचे करेंगे तो देखिए उसकी स्पीड कम होती जा रही है, ये क्लिप हमारी नीचे बड़ी होती जा रही है। बट इसमें हमें कंट्रोल नहीं होता है कि यहां से यहां तक का टुकड़ा हम कैसे सेट करें। हम फिर से कंट्रोल Z करते हैं, तो उसका बिल्कुल आसान तरीका है। हमारे पास यहाँ पे रेट स्ट्रेच टूल आता है। जैसे ही आप R दबाएंगे तो ये रेट स्ट्रेच टूल एक्टिव हो गया। ये क्या करता है कि आप क्लिप को सिलेक्ट कीजिए और यहां से यहां तक ले लीजिए, तो आपका स्लो मोशन एप्रोप्रिएट स्पीड का हो जाएगा और आपकी क्लिप भी उतने टुकड़े में सेट हो जाएगी। तो ये रेट स्ट्रेच जो है ये दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। ये बिल्कुल ही सिंपल वे है जिससे आप क्लिप को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। ये है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की ताकत। एमेच्योर सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटीज पॉसिबल नहीं होती। इसके बाद दूसरा टुकड़ा जो है, अब यहां से जो सीन चेंज करना है, अब यहां से यहां तक हमें लगाना है सीन। ये हमने फिर से यहाँ पे मार्कर लगा दिया। अब हम फिर से मास्टर फुटेज में चले जाते हैं। किसी भी सोर्स मॉनिटर प्रोजेक्ट विंडो में से किसी भी वीडियो को अगर हमें सोर्स मॉनिटर में लोड करना है तो हमें सिर्फ डबल क्लिक करना है। हम डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये मार्क इन मार्क आउट करके ये टुकड़ा लिया हुआ है, ये ऑलरेडी मार्क इन मार्क आउट किया हुआ है। तो ये मैं यहाँ से इसका वीडियो डंप कर लेता हूँ। फिर से रेट स्ट्रेच, यहाँ से यहाँ तक मैंने उसको खींच लिया। टाइमलाइन को हम जूम कर लेते हैं। यहां तक लेना है, मैं फिर से और भी ज्यादा स्ट्रेच कर लेता हूं।
अब जो आगे जो है वो यहां से है, तो हमें मूवमेंट से लेना है सीधा, तो हम यहां से ही स्टार्ट करते हैं। हम वी करते हैं, फिर से रेट स्ट्रेच लिया हमने, यहां से यहां तक का स्लो मोशन किया, मतलब कि हमें सीधा मूवमेंट से ही उठाना है। अब जो हमने ड्रोन का शॉट जो रखा हुआ है, हम वो शॉट ले लेते हैं। वो इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। अब ये जो शॉट है इसका हमने यहां से मार्किंग दिया हुआ है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं से भी मार्किंग मार्कआउट कर सकते हैं। समझो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से भी इन करके ले सकते हैं। ये हमने यहाँ पे डंप किया। अब जो ये बीच में बीट जो आ रहे हैं, टक टक, जो ये आवाजें आ रही है, उसके ऊपर अगर हमें कोई इफेक्ट लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे? हम इस टाइमलाइन को भी बड़ी कर देते हैं, हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो शॉर्ट्स जो है, यहाँ पे हमें सिर्फ जो हेडर दिख रहा है, वहां पे अगर हमें प्रॉपरली सारे वीडियोस देखने हैं तो कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडियो हेड एंड टेल, कंटिन्यूस वीडियो, तो हमें पता चलता है कि कौन सी जगह पे कौन सा वीडियो है, टाइमलाइन में ही हमें दिखता है। अब अगर हम यहाँ पे बीट के हिसाब से कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये हमारी पहली टाइमलाइन जो हमने बनाई है उसमें जो लगाया है, तो वही चीज हम अगर यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें वो बीट फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमें ऑडियो के बार्स दिख रहे हैं, ये हमारी बीट्स है। अब वो बीट कैसे हम यहाँ पे फील करेंगे? हम एक छोटा सा ब्लैक बैकग्राउंड बना लेते हैं। ये राइट क्लिक, न्यू आइटम, कलर मेट। जैसे हम कलर मेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कलर सिलेक्शन मिलता है। ये हमने ब्लैक कलर बना लिया, ये ओके कर दिया। इसको हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, इसको हम कर देते हैं छोटा। हमें सिर्फ बीट जितना ही दिखाना है। ये हमने कर लिया, ये देखा आपने। फिर से हम जूम कर लेते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी। थोड़ी टाइमलाइन हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखिए ये बीच में पेस्ट हुआ। हम क्या करेंगे, उसके ऊपर की टाइमलाइन सिलेक्ट करेंगे, इसको डीसिलेक्ट कर देंगे ताकि ये सीधा ऊपर ही पेस्ट हो जाए। हम फिर से चेक करते हैं।
तो इस तरह से बीट के हिसाब से हम अप्रोप्रिएट इफेक्ट, हमने और कोई एक्स्ट्रा बड़ी इफेक्ट नहीं लगाई, हमने सिर्फ ब्लैक कलर का एक पेज लिया, ब्लैक स्क्रीन, वो हम बीट के हिसाब से सिर्फ वहां एक एक फ्रेम के लिए हमने डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बीट के हिसाब से कैसे काम होता है। ज्यादातर एडिटर्स, मतलब ज्यादातर वीडियोग्राफर्स जो है, प्रोफेशनल एडिटर तो अपने हिसाब से अच्छा काम बहुत ही अच्छा कर ही लेते हैं, लेकिन जो वीडियोग्राफर जो कि एडिटिंग को डीपली नहीं समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर ये काम कैसे होगा, कितना हार्ड होगा। आप देख रहे हैं कि कितना इजी तरीके से हम कर रहे हैं। इसमें हम एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि सबसे पहले जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हम आपको जो सिखाने वाले हैं, हाउ टू स्टार्ट द वर्क, तो वर्क तो हमने स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट बना के। उसके बाद वर्क स्पेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तीसरा जो है इंपोर्ट मीडिया और मैनेज मीडिया, ये दो चीजें हमारी रह गई थी, मैं आपको समझा देता हूं। तो आपको मीडिया कैसे इंपोर्ट करना है, आप प्रोजेक्ट विंडो में जाएंगे, आप फाइल में जाके यहां से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट विंडो में भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मीडिया ब्राउजर भी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको ड्राइव सारी दिखती है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेटा मैनेजमेंट, आप प्रोजेक्ट विंडो में चले जाते हैं, हम डेटा मैनेज कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे जैसे आपके एक्सप्लोरर के अंदर आप राइट क्लिक करके न्यू बीन मतलब कि फोल्डर बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट विंडो को बीन विंडो भी कहा जाता है। यहाँ पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से फोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे हमने ये बना दिया कि भाई वीडियो, फिर आप दूसरा फोल्डर बना सकते हैं ऑडियो, तीसरा फोल्डर आप बना लीजिए अगर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने की जगह नहीं मिलती है तो उसका तीसरा तरीका है, आप यहाँ से भी सीधा क्लिक कीजिए तो भी आपका फोल्डर बन जाएगा। मैंने लगाया स्टिल पिक्चर्स। तो इस तरह से आसानी से आप अपनी जरूरत के हिसाब से फोल्डर्स बना सकते हैं। सीक्वेंस के लिए आपको फोल्डर बनाना है, आप न्यू बीन कीजिए, सीक्वेंस, आपको ये तो पता ही होगा कि एक प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे सीक्वेंस, जितनी जरूरत हो उतने सीक्वेंस आप बना सकते हैं। अब फिर से आगे चलते हैं। तो ये डेटा आपका इंपोर्टिंग मेथड हो गया और मैनेजमेंट मेथड हो गया। उसके बाद जो लास्ट जो है हमारा क्रिएट सीक्वेंस, तो दैट ऑलरेडी वी हैव डेवलप। सीक्वेंस कैसे कैसे बना सकते हैं, हम फाइल में जाके न्यू करके हम सीक्वेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रीसेट खुद सिलेक्ट करना होता है। ये सारे कैमरे के फॉर्मेट दिए हुए हैं। इतनी तरह के कैमरे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि प्रीमियर के साथ सपोर्टेड है। प्रीमियर में इतने कैमरों के वीडियोस आप इंपोर्ट करके काम करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से काम नहीं करना है, आपने डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, वीडियो इंपोर्ट कर लिया, तो वीडियो के हिसाब से अगर आपको सीक्वेंस बनाना है तो आप वीडियो के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। इसके अलावा अगर आप अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ये दोनों सीक्वेंस आपने समझो बंद कर दिए, ये भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। अब इस सीक्वेंस के, इस वीडियो के हिसाब से आपको सीक्वेंस बनाना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉप मीडिया हियर टू क्रिएट अ सीक्वेंस। आप यहाँ पे वीडियो ड्रॉप कीजिए, आपका सीक्वेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये देखिए आपका सीक्वेंस तैयार हो गया है। यहाँ से आप अपनी जरूरत के हिसाब से सीक्वेंस बना सकते हैं। ये मैं सीक्वेंस बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी बने हुए हैं सीक्वेंस में, उसी को लोड करता हूँ। ये हमारा पहला सीक्वेंस जो बना हुआ है, और दूसरा ये जो हम एडिट कर रहे थे। आप सीक्वेंस को डबल क्लिक करेंगे तो सीधा वो सीक्वेंस आपकी टाइमलाइन में ओपन हो जाता है। अब आगे जो टाइटल्स जो हमें लगाना है, तो टाइटल्स के लिए भी प्रीमियर के जो नए वर्जन है उसके अंदर ग्राफिक्स का मेथड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से विंडोज में जाके हम ग्राफिक्स ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ग्राफिक्स में जा सकते हैं। यहाँ से भी हम न्यू लेयर टेक्स्ट करके भी ग्राफिक्स लोड कर सकते हैं। ये मैं वर्कस्पेस लोड करता हूँ ग्राफिक्स की। यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स की वर्कस्पेस ओपन हो गई है। ये एसेंशियल ग्राफिक्स में चले जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे रेडीमेड बहुत सारे टाइटल्स
अवेलेबल है। हम यहाँ से ये टाइटल जो हमने उसमें यूज़ किया है वही मैं लेता हूँ, वही आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये टाइमलाइन हम जूम कर लेते हैं। अब इसको एडिट कैसे करना है, ये आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में चले गए, ये टेक्स्ट प्रीसेट, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे तो नया टेक्स्ट लेयर बन जाता है। ये देखिए टेक्स्ट लेयर बन गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट टी पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें अपना लोगो रिप्लेस करना है तो हम अपना लोगो रिप्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे लोगो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लोगो लगा दिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इफेक्ट हमारा जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, इफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। लोगो हमने रिप्लेस कर दिया है। यही लोगो आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में भी ला सकते हैं। इसी लोगो को ट्रांसपेरेंट करना हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको पीएनजी फाइल लानी पड़ेगी। तो पीएनजी फाइल यहाँ पे डंप करके हम काम कर सकते हैं। अब प्री वेडिंग में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कलर ग्रेडिंग। प्री वेडिंग गानों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कलर ग्रेडिंग। अब वो कलर ग्रेडिंग क्या है? कलर ग्रेडिंग मतलब आप किसी भी वीडियो के ऊपर पर्टिकुलर किसी भी वीडियो के ऊपर आप पर्टिकुलर किसी भी कलर का ग्रेड अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे फोटोशॉप में हम क्या करते हैं, काफी बार एक रेडीमेड ग्रेडिंग शेप हो गया इसमें। जैसे फोटोशॉप में हम कैसे काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड लेता हूं, जैसे हमारे पास कोई एक ये रेडीमेड बुके वगैरह है, ये मैंने लिया। हम फोटोशॉप में क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ से उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं। समझो इसका सॉफ्ट लाइट इफेक्ट देना है, तो ये देखिए ये सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड में यहाँ पे अप्लाई, ये हम फोटोशॉप में इस तरह से काम करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लुमिट्री कलर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ लुमिट्री कलर में चले जाते हैं। लुमिट्री कलर जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ से आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएटिविटी मतलब कि जो ग्रेडिंग जो करना है वो भी कर सकते हैं। फिल्म के ऊपर फेडेड फिल्म मतलब जो फेडिंग इफेक्ट जो है वो डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। तो पूरा ग्रेडिंग का काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो क्रिएटिव में जाके यहाँ लुक्स के अंदर रेडीमेड बहुत सारे लुक्स हमारे पास अवेलेबल है। आप डायरेक्टली कोई भी लुक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये एक कलर इतना अप्लाई किया है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी लेवल हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से उसको फेडेड करना है, ये हमने फेडेड कर दिया। यहाँ से हम उसको ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं। अब ये जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ से भी हो सकता है। ये हमने इफेक्ट अप्लाई किया, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट कंट्रोल विंडो में आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमें समझो दूसरा टोन अप्लाई करना है तो हम दूसरा टोन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने हिसाब से कलर टोन डालना है तो यहाँ से एडिट करना हमें थोड़ा आसान लगता है। ये फेडेड हमें नहीं करना है। हमें समझो पिक्चर को थोड़ा येलो बेस करना है तो यहाँ सेचुरेशन में चले जाते हैं, सीधा हम येलो कलर सिलेक्ट करते हैं कलर व्हील से। इतना करने के बाद उसको सेचुरेशन में प्लस करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक पर्टिकुलर कलर का ग्रेडिंग इसके ऊपर अप्लाई हो गया है।
प्लस अगर हम ऐसे करना नहीं चाहते तो फिर से हम कंट्रोल Z कर देते हैं, ये रूटीन में आ गए हम, यहां से नहीं तो इसको कलर को डिलीट कर देते हैं। अब एक और तरीका है, अगर हम सिलेक्टेड कलर को ही सेचुरेट करना चाहते हैं, सिलेक्टेड कलर टोन पे ही हम अपडेशन लाना चाहते हैं, तो इसके अंदर हमें कलर सिलेक्शन के मेथड भी दी हुई है। ये हम HSL सेकेंडरी में चले जाते हैं, यहाँ की में चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेट कलर के ऑप्शन है, ये हमने सिलेक्ट किया। अगर हम ग्रीन कलर को ही एक्सपांड करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। ये मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ कलर ग्रे, तो क्या होगा, उसने पूरा एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम प्रॉपर ग्रीन का एनवायरनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन ऑफ करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन सिलेक्शन आ गया है। अब हमें सिर्फ समझो ग्रीन को ही सेचुरेट करना है, तो हम यहाँ से उसका सेचुरेशन बढ़ाते हैं। समझो हमें स्किन टोन वगैरह इसमें से माइनस करना है, तो हम ये माइनस कर देते हैं। ये आई ड्रॉपर माइनस जो है वो क्या करता है कि आपके सिलेक्शन को सब्सट्रैक्ट करता है। इस तरह से भी आप कलर ग्रेडिंग का काम कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद ये प्रीव्यू में जो थोड़ा बहुत चिपक रहा है, तो उसको प्रीव्यू नॉर्मल करने के लिए ये जो यहाँ पे रेड लाइन आ गई है, तो हम उसको एंटर करके रेंडर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ सीक्वेंस में जाके रेंडर इफेक्ट्स इन आउट, आप जैसे ही एंटर करेंगे तो वो प्रीव्यू रेंडर होने चला जाएगा, तो आपका प्रीव्यू स्मूथ हो जाता है। इसके बाद प्री वेडिंग में और दूसरा काम क्या करते हैं लोग, ऊपर सिनेमा स्कोप लगाते हैं। तो सिनेमा स्कोप के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, लेगेसी टाइटल में जाइए, यहाँ ओके किया, यहाँ पे जाके एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, उसको ब्लैक कलर दे दीजिए। उसी का कॉपी आप Ctrl+C Ctrl+V नीचे ले लीजिए। दोनों का अलाइनमेंट सेम रहे, इसके लिए हम यहाँ पे बॉर्डर तक ही लेते हैं। ये हमने बॉर्डर तक ले लिया, ये ओके कर दिया, इसको किया बंद। तो ये जो हमने बनाया है इसको हम ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ऊपर के लेयर में। तो ये देखिए आपका हो गया सिनेमास्कोप। तो हमने इस लेसन में कितनी चीजें सीखी कि सबसे पहले डेटा कैसे इंपोर्ट करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके फोल्डर्स बना के कैसे रखने हैं। टाइमलाइन पे हमें प्री वेडिंग अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो प्री वेडिंग के लिए सबसे पहली जरूरत है कि प्रॉपर ऑडियो जो कि फेमस हो, मार्केट में अच्छा चलता हो, लोगों के मुंह जबान याद हो और लोगों को वो गाना सुनना अच्छा लगता हो। तो ऐसे गानों पे अगर आप प्री वेडिंग बनाएंगे तो आपके काम की वैल्यू होगी, क्योंकि ऑडियो पूरे वीडियो की सबसे बड़ी ताकत है। आप इसी चीज को, हम ये जो प्ले कर रहे हैं, ये आप, अब मैं इसका ऑडियो म्यूट कर दूं, अब आप सुने तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऑडियो इज मस्ट फॉर द एनी प्री वेडिंग, सिर्फ प्री वेडिंग नहीं, वैसे किसी भी चीज के लिए, लेकिन प्री वेडिंग जो है वो गानों के ऊपर ही, मतलब बनाना ही है प्री वेडिंग सॉन्ग, तो सॉन्ग जो है उसका सिलेक्शन आपका प्रॉपर होगा तो आप अच्छे से अच्छा काम करके दे पाएंगे। उसके बाद तो हमें क्या करना है, सॉन्ग टाइमलाइन पे रखना है, उसके जो बीट्स जो है उस बीट के हिसाब से हम मार्कर लगाते जाएंगे, मार्कर के हिसाब से हम वीडियो उसमें डंप करते जाएंगे। जरूरत के हिसाब से हम उसको स्लो फास्ट करेंगे। स्लो फास्ट करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको दिखाए, आप रेट स्ट्रेच से कर सकते हैं, स्पीड से कर सकते हैं, इफेक्ट कंट्रोलर के अंदर उसकी जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उससे ऊपर नीचे करके भी आप कर सकते हैं। तो स्लो फास्ट करने के बहुत सारे आसान तरीके हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो कलर ग्रेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने कलर ग्रेडिंग भी आपको दिखाया, ल्यूमेट्री कलर की मदद से आप उसमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर हमें डीपली सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं,
तो हम इसको और भी ज़्यादा डीपली ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आज के लेसन में हम यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है, ये करीब आधे पौने घंटे का लेसन हो गया है। तो दूसरे लेसन में हम फिर से मिलेंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, मैं चाहता हूं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अगर मैं ट्यूटर आपको बना के दूं तो क्या होगा कि आपको जो सीखना है आप वही सीख पाए, क्योंकि मार्केट में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वही ज्ञान अच्छा है जो हमारी जरूरत का हो। तो मैं कुछ भी सिखाऊंगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो जरूरी है, आपको जो सीखना है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे नंबर भी अपना दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन किंग मल्टीमीडिया कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर आपको ऑडियो वीडियो के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, वीडियो मिक्सिंग डिवाइसेस, वीडियो स्विचर्स, वायरलेस, जो कुछ भी आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मिले, ताकि हमें लोगों के ज़्यादा टिप्स मिले। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी का माहौल बनेगा, ज़्यादा नॉलेज शेयर होगा। आज बहुत सारे व्यूअर्स खुद भी मुझसे ज़्यादा होशियार होते हैं, वो भी, उनके पास भी एक अच्छा नॉलेज होता है, तो वो भी अगर हमें कुछ टिप्स देंगे तो हम वो भी प्रेजेंट करने को तैयार होंगे, जिससे कि लोगों को नॉलेज बढ़े। ओके, थैंक यू वेरी मच।